हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे आप सब? स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर natural resources, last time we have discussed about the different layers of the atmosphere. Now today in this lecture we are going to study very small topics, that is functions of the air, or you can say atmosphere, and second topic, that is role of atmosphere in climate control. So let us start with the first topic, that is functions of air. और एटमॉस्फेयर। देखिए बच्चों, जब भी हम एयर की बात करते हैं, एयर एक्ट एज अ रिजर्वायर, और यू कैन से जो एटमॉस्फेयर है ये एक रिजर्वायर है, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं विच आर असेंशियल फॉर द लाइफ। सो यू कैन से एयर और एटमॉस्फेयर एक्ट एज क्या है? ये एक रिजर्वायर है। रिजर्वायर का मतलब एक स्टोरेज है, ठीक है ना। रिजर्वायर है ऑफ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, ऑफ इंपॉर्टेंट elements which are essential for life. जो लाइफ के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है ना। सो लेट अस डिस्कस अबाउट देम वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ऑक्सीजन। फर्स्ट एलिमेंट इज, we will learn about the oxygen. The symbol for oxygen is O2. As you know, it is the, you can say, main constituent, and without which we will not survive. And in air, you can say O2 is 20.94%. In air, O2 content is 20.94%, इतना होता है। ऑलमोस्ट हम 21% इसको मान लेते हैं। एंड इट इज यूटिलाइज्ड इन फॉलोइंग वेज, एंड इज यूटिलाइज्ड इन फॉलोइंग वेज। इसका हम इस्तेमाल करते हैं फॉलोइंग वेज में। पहला है, हम इस्तेमाल करते हैं इसको सेल रेस्पिरेशन में। एज यू नो, जब भी सेल रेस्पिरेशन की बात होती है कि हमारे जो सेल्स हैं वहां पर जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, दैट इज ऑक्सीजन। ओके, यू कैन से द ब्रेकडाउन ऑफ द, यू कैन से ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, विल टेक्स प्लेस एंड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। उसी को हम क्या नाम देते हैं? यहाँ पे रेस्पिरेशन का नाम हम यहाँ पर देते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, द एनर्जी इज लिबरेटेड। क्या क्या करते हैं हम? एनर्जी को लिबरेट करते हैं बाय द ब्रेकडाउन ऑफ, बाय द ब्रेकडाउन of glucose in the presence of oxygen, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी लिबरेट होती है। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसलिए हम कहते हैं ग्लूकोज इज गेट रेस्पायर्ड, कि ग्लूकोज को हम क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं, ठीक है ना। एंड इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ CO2, इट रिजल्ट्स इन द production of
CO2 की प्रोडक्शन होता है CO2 का यहाँ पे, एंड एयर इज नीडेड फॉर ब्रीथिंग बाय ह्यूमंस, एयर इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग बाय ह्यूमंस। अब ये जो प्रोसेस हो रही है ब्रीदिंग की, अगर ब्रीदिंग होगी तभी तो ऑक्सीजन बेटे हमारी बॉडी में जाएगी और ब्लड में घुल के ये सेल्स तक जाती है और वहीं पर ये प्रोसेस चलती है। और यू कैन से ये रिएक्शन होता है वहाँ पे। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पर ये कंबशन होता है, मीन्स ब्रेकडाउन होता है, एंड यहाँ पर इट विल गेट कन्वर्टेड टू 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस एनर्जी। ये एनर्जी यहाँ पर ये लिबरेट हो गई है। लेकिन बच्चों याद रखना, यहाँ पर इस एनर्जी को सेल्स डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट शुड बी चेंज्ड इनटू ATP, मीन्स हमारे सेल्स के अंदर एनर्जी कैरियर होंगे ADP, ये इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, ATP में। ATP की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो सेल हैं वो इससे एनर्जी लेते हैं, सेल गेट एनर्जी फ्रॉम इट। सेल एनर्जी इस ATP से लेते हैं, इस डायरेक्ट एनर्जी को सेल हमारे इस्तेमाल नहीं कर सकती। नेक्स्ट फिर यूज होता है बच्चों यहाँ पे, ये तो हो गया सेल रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होता है। फिर एक प्रोसेस और चलती है जिसको हम नाम देते हैं कंबशन प्रोसेस। कंबशन का मतलब जलाने से मतलब होता है कि चीज़ों को जलाया जाता है। और बेटे जब भी कोई चीज़ जलती है उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और यू कैन से बर्निंग ऑफ वुड, फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ वुड, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है ना, ये सभी क्या है। और यू कैन से ऑर्गेनिक वेस्ट। और इसमें फॉसिल फ्यूल क्या होंगे, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। इसमें कोल है, पेट्रोलियम है, ठीक है ना, ये सारे क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम। और यू कैन से नेचुरल गैसेज भी आती हैं इसमें, नेचुरल गैसेज, ये सभी इसी में आती हैं। ऑल दीज यू कैन से रिलीज, ऑल दीज रिलीज CO2 एंड हीट, कि जब इनको बर्न किया जाता है तो इसमें से CO2 जनरेट होती है और लार्ज अमाउंट की हीट जनरेट होती है। और यू कैन से एनर्जी यहाँ से जनरेट होती है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो फॉरेस्ट फायर्स हैं, दे आल्सो अकर्स ड्यू टू दिस। ये तो होगा फर्स्ट बर्निंग में। दूसरा है फॉरेस्ट फायर्स, कि जंगलों में आग लग जाती है, ठीक है ना, अकर्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशंस, दीज अकर्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशंस, कि ह्यूमंस इसमें कोई रोल प्ले नहीं करते फॉरेस्ट फायर्स में। देर आर यू कैन से दीज आल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन, दीज आल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन, ये भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। एंड रिलीज, क्या रिलीज करते हैं, CO2 एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और यू कैन से एनर्जी, यहाँ से ये लिबरेट करते हैं। बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर ये हीट एनर्जी निकलती है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह जो ऑक्सीजन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेटे कार्बन डाइऑक्साइड हर जगह से निकल रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो वेरी नेसेसरी फॉर द यू कैन से एनवायरनमेंट, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, जो फूड बनता है, उसके लिए भी हमें CO2 चाहिए होती है। तो नेक्स्ट एलिमेंट अब हम स्टडी करेंगे कि जो CO2 लिबरेट होती है
वो सिर्फ हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, उसका हमें फ़ायदा भी है। उसी फायदे को आज आप जानोगे कि किस तरह से जो CO2 लिबरेट हो रही है, हाउ इट हेल्प्स अस टू सस्टेन आवर लाइफ। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है बी पार्ट इसका, दैट इज CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कैसे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है और इसके यूजेस क्या रहेंगे, ठीक है ना। अभी जो पॉइंट्स हमने पढ़े, इन पॉइंट्स में आपने देखा कि दीज पॉइंट्स हैव यू कैन से स्टडीड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन और यू कैन से कंबशन जो हमने पढ़े, लार्ज क्वांटिटी ऑफ CO2 इज रिलीज्ड एंड यू कैन से इवन देन एटमोस्फेयर मेनली हैव 0.03% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। all the processes like respiration, combustion, forest fires, etc. release huge amount of CO2, बहुत ही लार्ज अमाउंट में CO2 ये रिलीज करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। इवन देन द कंटेंट ऑफ CO2 in air is 0.03%, इतना रहता है। जबकि कितना, देखिए आप लोग, हम कह रहे हैं कि हर चीज़ CO2 लिबरेट करती है जो रेस्पायर करते हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो लार्जर ऑर्गेनिज्म है, और चाहे ये जो प्रोसेस रेस्पिरेशन की है, कंबशन की हैं, फॉरेस्ट फायर्स होती हैं, कोई भी नेचुरल फॉसिल फ्यूल्स आप जलाते हैं, ऑल दीज प्रोसेसेस दे लिबरेट और यू कैन से दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर ये जो परसेंटेज है ये इतना क्यों रह जाता है, क्यों? क्योंकि इट इज बिकॉज CO2 इज बीइंग रेगुलरली फिक्स्ड। दिस इज बिकॉज CO2 इज रेगुलरली फिक्स्ड। कि एनवायरमेंट के अंदर जो CO2 हाई है वो फिक्स होती रहती है रेगुलरली इन द फॉलोइंग वेज, इन द फॉलोइंग वेज। अब हम ये स्टडी करेंगे कि कौन से वो वेज हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि जो CO2 है वो फिक्स होती है। पहला है ग्रीन प्लांट्स, फर्स्ट पॉइंट, ग्रीन प्लांट्स। और आप सभी को पता है जब भी ग्रीन प्लांट्स की बात होती है तो फोटोसिंथेसिस हमें याद आ जाती है। थ्रू फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट जो क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट CO2 टू ग्लूकोज, CO2 टू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, in the presence of sunlight and chlorophyll। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स धरती पे हैं, चाहे वो लोअर प्लांट्स है चाहे वो हायर प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं, CO2 को फिक्स करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एक 6 CO2 मीन्स 6 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस 6 12 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यहाँ पर क्या बनता है C6H12O6 मीन्स ये ग्लूकोज सिंथेसाइज हो रहा है जो प्लांट्स सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर एक बाय प्रोडक्ट निकलता है 6 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ से लिबरेट होता है एंड साथ में यहाँ से 6H2O मॉलिक्यूल मीन्स ये वाटर वेपर की फॉर्म में यहाँ से रिलीज होते हैं। तो ये क्या है,
ये बाय प्रोडक्ट है प्लांट्स के, क्या है, दीज आर बाय प्रोडक्ट्स। मेन प्रोडक्ट क्या है, इट इज मेन प्रोडक्ट मीन्स जो प्लांट्स हैं दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वो ग्लूकोज की फॉर्म में अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह जो नेक्स्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज यहाँ पर है कि जो मराइन एनिमल्स हैं, मराइन मीन्स कि जो खारे पानी में रहने वाले जीव हैं, वो देखिए क्या करते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड से कि वो मराइन एनिमल्स यूज बाइकार्बोनेट्स डिजोल्व इन द सी वाटर फॉर फॉर्म देयर शेल्स, कि जो उनकी सेल्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, तो वो अपनी आउटर सेल प्रोटेक्टिव लेयर उसे बना लेते हैं। तो सेकंड यूज क्या होगा यहाँ पे, मराइन एनिमल्स क्या करते हैं, यूज बाइकार्बोनेट्स, यूज बाई कार्बोनेट्स किस लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने एक प्रोटेक्टिव लेयर वो बना लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। डिजोल्व इन सी, डिजोल्व इन सी टू फॉर्म प्रोटेक्टिव शेल्स, कि वो अपने प्रोटेक्टिव शेल्स बनाने में उससे हेल्प हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह काम करती है। जो एटमॉस्फेयर है इट एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट, कि कैसे हम देखते हैं कि एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह यहाँ पे काम करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो सेकंड अब हम देखते हैं कि जो ये तो हमने देखा कि हमारे पास जो इट एक्ट एज ए रिजर्वायर की तरह ये काम कर रहा है फर्स्ट। उसके बाद जो सेकंड की अब बात करते हैं, जो सेकंड इसका जो हम बात करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है इट एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट, एटमॉस्फेयर एज प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट, ये हमारे पास एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह काम कर रहा है एटमॉस्फेयर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एटमॉस्फेयर सर्व एज द यू कैन से प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट विच फिल्टर्स हार्मफुल और यू कैन से हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज। क्या करता है, इट फिल्टर्स हाई कॉस्मिक रेज, हाई कॉस्मिक रेज को फिल्टर करता है। ठीक है ना, हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज, इनमें हाई एनर्जी और ऐड कर लीजिए, हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज को फिल्टर करता है एंड यूवी रेडिएशन को एंड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को धरती तक नहीं पहुंचने देता, इनको फिल्टर करता है। ठीक है ना, फ्रॉम सनलाइट दैट फॉल्स ऑन द अर्थ, फ्रॉम सनलाइट दैट फॉल्स ऑन द अर्थ, कि जो अर्थ पे आ रही है ना, जो लाइट हमारे पास आती है वो फिल्टर होकर आती है। इसका मतलब उसके अंदर हाई कॉस्मिक एनर्जी वाली रेडिएशन, हाई एनर्जी कॉस्मिक रेडिएशन नहीं होगी और उसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन नहीं होगी। दीज आर यू कैन से फिल्टर्ड बाय द यू कैन से एटमॉस्फेयर। फिर तीसरा हम पॉइंट यहाँ पर देखेंगे कि तीसरा पॉइंट क्या है, जो क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं उनको कंट्रोल करता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कंट्रोल यू कैन से क्लाइमेटिक इवेंट्स, एटमॉस्फेयर कंट्रोल्स क्लाइमेटिक इवेंट्स, क्लाइमेटिक इवेंट्स को ये कंट्रोल करता है। अब वो क्लाइमेटिक इवेंट आप जानते हैं बच्चों क्या है, देखिए एटमॉस्फेयर सर्व एज अ प्लेस फॉर मैनी क्लाइमेटिक इवेंट्स सच एज, जैसे कन्वेक्शन करंट, जैसे विंड चलती है ना उसको करेक्ट वो इट इज़ बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन करंट। क्लाउड फॉर्मेशन होती है, लाइटनिंग होती है, थंडरिंग होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, मीन्स रेन होती है, स्नो पड़ता है। ठीक है ना, बहुत सारे ये क्या है क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं विच आर यू कैन से ड्यू टू एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर कंट्रोल करता है इन चीज़ों को। ओके, तो यहाँ पर लिखिए बच्चों,
एटमोस्फेयर सर्व एज अ एटमोस्फेयर सर्व एज अ प्लेस ऑफ क्लाइमेटिक कंट्रोल, सर्व एज अ प्लेस ऑफ climatic events such as, अब इसमें देखिए बच्चों हमारे पास जैसे मैंने बोला कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट्स, जैसे विंड्स की हम बात करते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एटमोसफेयर विंड्स बनती है। जहाँ पर एटमोसफेयर होगा हवाएं भी वहीं पर चलती हैं। अब अगर हम मून की बात करो, वहाँ पर हवाएं नहीं हैं, वहाँ पर हवा चलती ही नहीं। क्यों? वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो वहाँ पर यहाँ पर क्या होगा, क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन हम देखते हैं बिकॉज ऑफ द यू कैन से एटमॉस्फेयर, क्लाउड फॉर्मेशन इज देयर, लाइटनिंग एंड थंडरिंग इज देयर, लाइटनिंग एंड थंडरिंग, ये इवेंट भी यहीं पर होता है बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर। एंड यू कैन से प्रेसिपिटेशन अकर्स, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं बच्चों जैसे रेन का आ जाना, ठीक है, स्नो का गिरना, ये सभी क्या है, प्रेसिपिटेशन है। मीन्स जो हम प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं, प्रेसिपिटेशन में हमारे पास क्या आता है, रेन, स्नोफॉल, ये सभी हमारे पास प्रेसिपिटेशन के पार्ट यहाँ पर होते हैं, ठीक है ना। फिर अगर कम्युनिकेशन हम कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ बात कर पाते हैं, इट इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेयर। फोर्थ पॉइंट, कम्युनिकेशन means because of the atmosphere we are able to communicate with each other. Atmosphere also helpful in radio and TV communication. Atmosphere also help in radio and TV communication, कि हमारे पास एटमॉस्फेयर है, उसी की हेल्प से जो रेडियो और यू कैन से टीवी का जो कम्युनिकेशन हम अपने घर बैठे देखते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हम टीवी नहीं देख पाएंगे। मीन्स ये जो रेडिएशन हम तक पहुंच रही है, हमारे टीवी में पहुंचती हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर। फिर बात करते हैं डिस्पर्सल की, फिफ्थ पॉइंट की, डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का मतलब होता है फैल जाना, फैलाना। इसका मतलब होगा कि जो एटमॉस्फेयर है, एयर करंट्स और विंड्स ऑफ द एटमॉस्फेयर हेल्प द डिस्पर्सल ऑफ द स्पोर्स, ठीक है ना। दैट मीन डिस्पर्सल में क्या होगा कि जो हमारे पास एयर है, एयर करंट्स और यू कैन से विंड्स, एयर करंट्स और विंड्स हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स मीन्स ये एक तरह के यू कैन से गैमेट्स होते हैं कुछ प्लांट्स के, जो हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं। एंड सीड्स ऑफ द प्लांट्स, एंड सीड्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जो बच्चों हम लोगों ने लर्न करने हैं कि जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे लिए क्यों यूज़फुल है। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो आपके पास ये सेवरल पॉइंट्स हैं, और ऑन बिहाफ ऑफ दिस पॉइंट्स वी विल बी एबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी देयर, दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। कि अगर क्लाइमेट कंट्रोल हम देख रहे हैं कि वहाँ पर एटमॉस्फेयर का क्या रोल होता है, वो जरा एक बार देख लेते हैं। बड़ा छोटा सा टॉपिक है, ठीक है।
रोल ऑफ एटमोस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल, रोल ऑफ एटमोस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ज्योग्राफी में अक्सर हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है ना। वी नो दैट एयर इज, यू कैन से, बैड कंडक्टर ऑफ हीट इन द एटमोस्फेयर, ठीक है ना, कि जो एयर है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। वी नो एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट। क्या काम करता है? एटमॉस्फेयर एक्ट एज प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट, कि एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एटमॉस्फेयर है फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है बच्चों। और टू एग्जिस्ट इन द, यू कैन से, फॉलोइंग वे, ऑर्गेनिजम्स टू एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग वेज। कि अगर हम देखते हैं कि जब हम जानते हैं कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है वो एक प्रोटेक्टिव तरह की काम कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए। फॉलोइंग वेज, पहला है इट एक्ट एज ए टेम्परेचर का बफर। क्या करता है ये? इट एक्ट एज ए टेम्परेचर बफर। पहला, इट एक्ट एज टेम्परेचर बफर। बफर वर्ड जब भी इस्तेमाल हो बच्चों तो आपने एक ही चीज समझनी है, बफर का मतलब नो चेंज ऑफ द टेम्परेचर, मीन्स उसको स्टडी रखना, उसको एक जगह टिका के रखना, ना ज़्यादा गर्म होने देना ना ज़्यादा ठंडा होने देना, उसको हम कहते हैं। तो इसलिए जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, इट एक्ट एज ए टेम्परेचर बफर। एटमॉस्फेयर एक टेम्परेचर बफर की तरह काम करता है, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर डज नॉट, यू कैन से, एटमॉस्फेयर डज सो बाय प्रिवेंटिंग द सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। कि एटमॉस्फेयर ऐसा इसलिए कर पाता है, एटमॉस्फेयर डज इट सो बाय प्रिवेंटिंग इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग डे। कि दिन में हम देखें बेटे कितनी मर्जी धूप आ जाए लेकिन दिन ज़्यादा गर्म नहीं होते, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही रहते हैं, ठीक है ना। द डे लाइट आवर्स, ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स, जितना भी टाइम दिन में धूप निकलती है तो उस टाइम दिनों को ये ज़्यादा गर्म नहीं होने देते, टेम्परेचर को ये कांस्टेंट रखते हैं। आपने देखा भी होगा जब गर्मी आती है तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि आज 37 हो गया, 38 हो गया, ऐसा करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? उसको एटमॉस्फेयर कंट्रोल कर रहा है। फर्दर ड्यूरिंग द नाइट, फर्दर ड्यूरिंग द नाइट, क्योंकि नाइट में क्या होगा, सनलाइट नहीं होती तो टेम्परेचर में भी डाउन जा सकता है, लेकिन हीट लॉस ज़्यादा नहीं होने देगा। इट स्लोज डाउन, यू कैन से, द एस्केप ऑफ द हीट, इट स्लोज डाउन द एस्केप ऑफ हीट। कि हीट एकदम से गायब नहीं होती है रात को, वो बिल्कुल स्लोली स्लोली वो स्लो डाउन कर देगी उसको, एंड देयर बाय प्रिवेंट एक्सेसिव कूलिंग, एंड देयर बाय प्रिवेंटिंग एक्सेसिव कूलिंग।
कि ज़्यादा ठंडा नहीं होता, रातें ज़्यादा ठंडी नहीं होंगी ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है ना। तो इन दिस वे द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ रिमेन्स फेयरली स्टडी। सो इन दिस वे the temperature, or you can say average temperature of earth, the average temperature of earth remains almost steady कह सकते हो, और you can say constant, steady, or you can say use the term constant during the day, कि दिन में फेयरली स्टडी रहेगा, एंड इवन ड्यूरिंग द यू कैन से कोर्स ऑफ द होल ईयर, एंड इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ होल ईयर, पूरा साल उसको बराबर रखता है, होल ईयर। ठीक है बच्चों, कि अब देखिए जरा कि इन कॉन्ट्रास्ट मून का जरा कंपैरिजन हम करते हैं यहाँ पे, कि मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, इसलिए वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो अगर हम बात करते हैं इट कूल्स डाउन टू -190 डिग्री सेल्सियस, रात को इतना ठंडा हो जाता है, मीन्स जब डार्क लाइट आती है, मतलब डार्क पीरियड वहाँ पर आता है, और इट राइजेज टू अ वेरी हाई टेम्परेचर, वो 100 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ चला जाता है। और आपको पता है ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट वहाँ पर जो टेम्परेचर है 100 डिग्री के करीब है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट भी तो ज़्यादा है। ठीक है ना, इसलिए वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, हम ऐसा डिस्कस कर चुके हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, कि कॉन्ट्रास्ट का मतलब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, कि मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, सो इट कूल्स डाउन टू, सो इट कूल्स डाउन टू -190 डिग्री सेल्सियस। अब देख लो बर्फ जम सकती है ऐसा ड्यूरिंग द डार्क पीरियड, ड्यूरिंग द यू कैन से नाइट, और इसको हम कह सकते हैं डार्क पीरियड, जब लाइट नहीं होती, एंड राइजेज टू अ वेरी, एंड राइजेज टू अ वेरी हाई टेम्परेचर, कि हाई टेम्परेचर तक पहुंच जाता है ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। और अब आप देख लो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या हो जाता है ड्यूरिंग द डे। तो इसलिए वहां पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट आता है फिर इसमें हमारे पास ओजोन शील्ड, की जो एटमॉस्फेयर है वहाँ हमारे पास एक ओजोन शील्ड होती है, विच यू कैन से एक्सटेंड फ्रॉम 18 to 15 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें सेकंड ओजोन शील्ड, द ओजोन शील्ड। अब ओजोन शील्ड क्या काम कर रही है बच्चों, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनको वो प्रिवेंट करती है, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है और वो अर्थ के पास उनको आने नहीं देती, जिससे हम बचे हुए हैं। अगर वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वो हाई एनर्जी रेडिएशन से अगर अर्थ पे आ गई तो यहाँ पर कुछ भी वेजिटेशन, कुछ भी एनिमल्स नहीं बचने वाले हैं। ठीक है ना। इट इज अबाउट 18 to 15 किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो लेयर है 18 से 50 किलोमीटर के बीच में अर्थ सरफेस से ऊपर है, अबव द अर्थ सरफेस।
अबाउ कर रहे हैं यहाँ पे, अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ। एंड काम क्या करती है? इट एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ये क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑब्जर्व करती है, ठीक है ना। जितने भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है या और यू कैन से हार्मफुल रेडिएशंस हैं, हार्मफुल और यू कैन से हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं, उनको ये ऑब्जर्व करती है। और यू कैन से दिस कमिंग फ्रॉम द सन, coming from the sun and save the life on the earth। और जो अर्थ के ऊपर लाइफ है उसको ये बचाने में मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, जो एटमॉस्फेयर का रोल है क्लाइमेट कंट्रोल करने में। देखिए यहां पर क्या होगा कि जो एक्सेसिव यू कैन से हीट है एंड यू कैन से सनरेज हैं आर यू कैन से रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस, कि जो एटमॉस्फेयर है वो जितनी भी एक्सेसिव जो लाइट आ रही है या हीट आ रही है उसको एटमॉस्फेयर में ही रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि एयर के अंदर वाटर वेपर भी है और डस्ट पार्टिकल भी हैं, उनसे टकरा के ये जो रेडिएशंस हैं ये क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, तीसरा पॉइंट क्या है कि द एक्सेसिव हीट एंड द सनरेज, द एक्सेसिव हीट एंड sun rays reflected back, कि क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं उनको बैक, ठीक है ना, इनटू आउटर स्पेस बाय डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, क्योंकि ये क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं वाटर वेपर एंड क्लाउड्स एटसेट्रा, ठीक है ना। सो बच्चों हम कह सकते हैं कि इट हेल्प इन द क्लाइमेट कंट्रोल। लास्ट में हम एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे, सो वी कैन से that atmosphere help in climate control, कि क्लाइमेट को कंट्रोल करने में मदद करता है एंड अलाउज यू कैन से ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, अलाउज living organism to survive on the earth। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में इंतज़ार कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।